हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के जो डीप में क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं आईसीआर का एग्जाम होने वाला है और समय कम बचा है, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कहाँ से वो मिलेंगे आपको देखने के? न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल फिजिक्स के मैं बाद में कराता हूँ आपको, उससे पहले बायोलॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर का लेवल इस बार आसान रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि वार्गिकी के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, जो वार्गिकी है इसके पिता किसे कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैरोलस लीनियस। ठीक है, लीनियस को यहाँ पर वार्गिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया था। ठीक है, जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर का संगठन जो होता है उसका अध्ययन किसने किया था सबसे पहले? तो याद रखेंगे वो किए थे ल्यूनहॉक। ठीक है, किसने किया था? ल्यूनहॉक ने किया था। अब यहाँ पे देखिए सेल की खोज भी पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 1665 में। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे 1665 भी डेट आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ल्यूनहॉक कौन थे? उन्होंने जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन कहता क्या है कि इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होती है वो प्रारंभिक कहलाती हैं, बिल्कुल सही बात कही गई है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ये भी सही बात है, यानी कि उसमें जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो जीवाणु कोशिका जो होती है ना वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त तो सही हो जाएगा सभी, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखेंगे। चलिए, तीनों पॉइंट यहाँ पे सही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति। ऐसे कूट वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, आप लोग जानते हैं। तो कोशिका भित्ति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो कोशिका भित्ति जो है यानी कि चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा पॉइंट है कि ये पारगम में होती है। पारगम का मतलब क्या होता है? ठीक है, परमेएबल होती है। चलिए देखेंगे इसमें सही क्या होगा। तो होगा पहला भी सही और दूसरा भी सही। क्यों? क्योंकि यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, आप लोग जानते हैं, जो कोशिका भित्ति होती है। और ये पारगम या परमेएबल ही होती है, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। किस चीज़ के बने? तो सेलुलोज के बने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कहता गया है 5 में। 5 कहा गया कि निम्नांकित में से किसे कोशिका का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है वो किसे कहा जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों होगा क्या? वो होता है यहाँ पर आपका केंद्रक। केंद्रक जो होता है ना, ये कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। चलिए याद रखेंगे, केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कहते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, इसको कामसिंगता थैली भी कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये होगा कौन सा? ये होगा यहाँ पे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। अब यहाँ पर इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी ये भी जानना जरूरी है ना। बिल्कुल, तो करी गई थी क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा। ठीक है, क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा 1958 में इसकी खोज करी गई थी। आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या है कि जो सेल्स होती है ना, कोशिका के किस भाग में पायरुविक अम्ल का टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। तो सेल का वो कौन सा पार्ट होता है? आप लोग जानते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्या होता है? सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए बन के आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पे मिलता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर डीएनए मिलता है। अब डीएनए जो है वो कहाँ पे मिलता है ये आपके लिए जानना जरूरी है ना। बिल्कुल सही बात है। तो होता क्या है? साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए मिलता है न्यूक्लियस का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं कि
डैश को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सेल का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था ना अभी क्या था, चलिए देख लेते हैं। तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल जो होते हैं वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि डैश ने 1882 में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में जो मिटोसिस होता है बेसिकली समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था। उन्होंने सर्वप्रथम माइटोसिस शब्द दिया था। ठीक है, तो वो वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो मिटोसिस की खोज किसने करी थी, या फिर कहें तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन का अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम, तो वो हो जाएगा यहाँ पर फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो कहते क्या है कि रेशे प्रदान करने वाली विभिन्न पौधों से निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया की सहायता से रेशे निकाले जाते हैं। ठीक है, रेशे प्रदान करने वाली जो विभिन्न पौधे होते हैं उनसे कौन सी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है ताकि वो रेशे हम लोगों को प्रदान करता है। तो ये होगा आपका, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम से बन के। तो होता है कौन सा, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो कहते क्या हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, सहजीवी जीवाणु कौन सा हो जाएगा 12 का करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत ही आसानी हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होते हैं ये आपको सहजीवी जीवाणु के रूप में जाने जाते हैं। राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होता है सहजीवी मतलब जो सिम्बायोटिक होते हैं जैसे राइजोबियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्या है, आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं, इसको सुमेलित कर लीजिए यहाँ पे। तो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहला देखेंगे जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, यूग्लिना है। ठीक है, ये सही बात है। पोरीफेरा जो है ये आपका स्पंजिला है, और सिलेंट्रेटा जेलीफिश है, और यहाँ पे प्लेटीहेमेंथी जो है ये आपका सिस्टोनोगा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका ये आपका इस तरीके से मैच हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहते क्या हैं कि कौन सा यहाँ पे जो जीव है वो आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करता है, फिर संबंधित है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा से जो संबंधित है वो कौन सा हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको 4 दिख रहे हैं ना, तो एक देखिए झींगा मछली तो आर्थ्रोपोडा में आती है, कॉकरोच भी आता है, तितली भी आती है, बिच्छू भी आता है। ठीक है, क्या होगा आर्थ्रोपोडा में चारों के चारों आते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 कहता है कि कवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कवक होते हैं उन पे विचार करना है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों तरीके से जनन होता है। ये यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कहते क्या हैं, जो फंगस होती है बेसिकली, ठीक है, वो होती क्या है, वो यूकैरियोटिक होती है। आप लोग जानते हैं, इसको सही है पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट भी सही है, यानी कि इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके से जो है इसका जनन होता है। तो आप कहेंगे कि पहला और दूसरा दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी मैच करना है। तो चलिए देख लेते हैं होगा क्या यहाँ पर। जो ऊतकों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, वो हिस्टोलॉजी में होते हैं। शैवालों का अल्गेलॉजी में पढ़ा जाता है। फूलों का एंथोलॉजी होता है, और यहाँ पे कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। तो याद रखेंगे कि चारों के चारों यहाँ पे बिल्कुल मैच हैं, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। तो यह हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ABCD का ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो होगा क्या, औषधियों पादपों का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, वो यहाँ पे पोमोलॉजी ने, पोमोलॉजी में तो फलों का अध्ययन होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे फार्केमोलॉजी होना चाहिए था। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फार्मेकोलॉजी होता है। ठीक है, यही यहाँ पर आपका पहला होना चाहिए। फलों का अध्ययन में यहाँ पे पोमोलॉजी होना चाहिए था। ठीक है, अब फसली पादपों का अध्ययन जो होता है एग्रोनॉमी होता है। तो बिल्कुल सही मैच है यहाँ पर कौन सा, एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फसली पादपों का अध्ययन हम एग्रोनॉमी में करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, कथन में और कारण दिया हुआ है। तो कहते हैं ना, अमीबा
विभंजन द्वारा जनन करता है। ठीक है, अमीबा जो है विभंजन जो है ना जनन करता है। तो हो गया क्या यहाँ पे आपका पहला वाला पॉइंट तो सही दिया हुआ है। दूसरा यह है कि सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं। तो हो गया क्या यहाँ पे पहला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, कि ए आर दोनों सही हैं और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है, पहला दूसरा पॉइंट भी सही है और इसका स्पष्ट भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कहते हैं क्या है 19 में। ठीक है, 19 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा जो है वो अपने जीवन काल में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा क्या दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्यूपा। प्यूपा जब वो बन जाता है तभी यहाँ पर वो तंतु जो रेशा होता है वो पैदा करता है। याद रखेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको फिर उबाल करके इसमें से रेशम प्रदान किया जाता है, यानी कि इसको लिया जाता है रेशम। अगला क्वेश्चन देखिए 20 में कहते हैं कि इनमें से कौन सी एक मछली नहीं है। अब इनमें से एक मछली नहीं है वो आपको बताना है 20 में। तो हो गया क्या, देखिए स्टार फिश जो है तो आप जानते हैं ये मछली नहीं होती है। ठीक है, स्टार फिश ही मछली नहीं होती, आप सभी इसे लगाते हैं। सी फिश होती है, पाइप फिश होती है, गिटार फिश होती है, ये तीनों टाइप की फिश होती हैं। लेकिन हमारी जो होती है स्टार फिश ये मछली की श्रेणी में नहीं आती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जंतु है वो कौन सा होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका स्क्विड। ठीक है, स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा है, एक जलीय प्राणी भी है इसके साथ साथ होने के, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कवकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो फंगस होती है उसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए पनीर उद्योग जो होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं, बेकरी उद्योग में भी करते हैं और किण्वन में भी करते हैं। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। होगा क्या, कवकों का यूज होता है तीनों चीज़ में, पनीर बेकरी और किण्वन तीनों चीज़ में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, कि पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे दोस्तों। कहते क्या हैं, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है ये आपको बताना है। तो देखेंगे क्या 23 का राइट आंसर होगा क्या, बेसिकली खटमल एक कीट होता है, मच्छर कीट होता है, घरेलू मक्खी कीट होता है। तो क्या होगा आपका सही आंसर हो जाए मकड़ी। मकड़ी जो है ये बेसिकली एक कीट नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, मकड़ी जो है वो क्या है, कीट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सील जो है वो एक क्या है। ठीक, जो सील है वो एक क्या है। तो आप 24 में देखेंगे ये होगा क्या, एक स्तनधारी है। ठीक है, क्या है ये, एक स्तनधारी जीव है सील, जो आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में। तो ये एक स्तनधारी है और ये जल में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सजीवों के जो लक्षण होते हैं। ठीक है, जो सजीव होते हैं उनके लक्षण हैं कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं 25 में। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना, उत्सर्जन और प्रजनन। ठीक है, अगर कोई सजीव है तो उसमें उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन भी होता है और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से, यानी कि सारे के सारे आपके सही हैं, पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहते हैं मकड़ियों एवं संबंधित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, मकड़ियों एवं संबंधित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एर्कनोलॉजी है ना, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मकड़ियों का अध्ययन पढ़ते हैं। इसी तरीके से एनाटॉमी में हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, एंजियोलॉजी में हम प्रशिक्षण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जीव वैज्ञानिकों के प्रक्षेपणों का गणितीय विवेचन कहलाता है। ठीक है, जो जीव वैज्ञानिक है ना, इनके प्रक्षेपणों का गणितीय विवेचन जो है कहलाता है, किस में आएगा, तो याद रखेंगे वो आता है आपका बायोमेट्रिक्स में। ठीक है, बायोमेट्रिक्स, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जो कहता है इसमें कथन पर विचार करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर पहला और दूसरा, दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हैं। याद रखेंगे बैक्टीरिया के बारे में दोनों पॉइंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते क्या हैं 29 में कि
यू बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि आरबी बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कच्छाप द्वारा की जाती है। तो पहला दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 29 में। तो हो गया क्या यहाँ पे, देखिए पहला पॉइंट भी गलत है और दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं क्लोरोफिल जो है पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें हम क्लोरोफिल पाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लोरोफिल में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते क्या है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें आप देखेंगे कि पहला पॉइंट दे रखा है, धान का जो ब्लाइट रोग होता है वो जेंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा जो आलू का सेथिल रोग होता है वो स्यूडोमोनास सोलेनसीरम के कारण होता है। तो आप देखिएगा 31 में होगा क्या सही ऑप्शन आपका। ठीक है, एक तो पहला दूसरा दोनों सही, यानी कि धान का ब्लाइट रोग जो होता है इसके कारण होता है, और आलू का शिथिल रोग होता है वो आपका स्यूडोमोनास के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि जो नींबू का कैंकर रोग होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, नींबू का कैंकर रोग किस वजह से होता है, तो याद रखेंगे ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेंथोमोनास साइट्रेट। ठीक है, जेंथोमोनास साइट्रेट को याद कैसे करेंगे, अब देखिए नींबू का यहाँ पर कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब साइट्रिक एसिड पाया जाता है, अगर आपको ये याद है तो आप इस देखेंगे इसमें भी साइट्री आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स जो हैं वो कौन से पौधे हैं जो पौधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए, वो होता है यात्रिक अवलंब के लिए। ठीक है, यांत्रिक अवलंब के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इनको एपीफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 34 कहता है कि शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधे कहलाते हैं। ठीक है, शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मरुद्भिद। यानी कि क्या होता है, जैसे जो रेगिस्तान वाले हैं जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, वहाँ पे जो उगते हैं उनको क्या कहते हैं, मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते क्या हैं, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, पॉइंट दिए हुए आपको 3। तो इसमें आप देखेंगे कहते हैं कि ये परागकारी है, परागणकारी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा परागणकारी है, तो आप देखेंगे एक तो चमगादड़ होता है, दूसरा मधुमक्खी है, तीसरा पक्षी है। तो तीनों जो है ये क्या करते हैं, परागकण का काम करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा। 37 में देखिएगा तो इसमें है क्या, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तो इसमें कहा गया है एक ऑक्टोपस दे रखा है, वेल है, डॉल्फिन है। तो श्वसन के लिए जो यहाँ पे क्लोम यानी कि जो गिल होते हैं ना वो पाए जाते हैं। ठीक है, गिल या फिर क्लोम पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें किसमें पाया जाता है, तो देखिएगा इसमें क्या है, एक तो वेल में नहीं पाया जाता है, दूसरा यहाँ पे डॉल्फिन में भी नहीं पाए जाते हैं गिल्स, ऑक्टोपस में गिल्स आपको देखने मिलते हैं। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कहा गया है कि निम्नलिखित से आपको विचार करना है। तो एक तो यहाँ पे कौन कौन से स्तनधारी हैं ये आपको बताना है, इसमें से कौन कौन से स्तनधारी हैं, समुद्री गाय दिया है, घोड़ा दिया है, समुद्री सिंह दिया हुआ है। तो 38 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो गया यहाँ पर। ठीक, तो इसमें है क्या, एक तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो होता है। ठीक है, घोड़े में नहीं पाया जाता है, यानी कि ये स्तनधारी नहीं होते हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, समुद्री गाय जो उसको डुडोंग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगले में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो ये बहुत ही आसान है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो कौन सा है, तो 39 का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी की डॉल्फिन जो है इसको जलीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अब ये क्या है, 5 अक्टूबर 2009 को
गंगा नदी डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव में घोषित करी गई थी। कब करी गई थी? 2009 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कि मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली मछली कौन सी है? ठीक है, मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए जो प्रयोग की जाती है मछली वो कौन सी है? तो ये हो जाएगी यहाँ पे गैम्बूसिया। ठीक है, गैम्बूसिया जो है ये क्या करती है? मच्छरों को नियंत्रित करती है। ठीक है, मच्छरों को खा जाती है, इसके कारण जो है मच्छर पनपते नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके घर में छोटा सा एक्वेरियम है तो इसमें कौन सी मछली डालनी चाहिए? उसमें गैम्बूसिया मछली का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज ये साइंस के हमने 40 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।